Hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to our Dropper to Doctor series. आज हमारे साथ है प्रियंका. प्रियंका प्लीज अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका चोधवानी है. मैंने रिसेंटली अभी 1 साल ड्रॉप लिया था नीट 2020 के लिए आकाश से, और मेरे अभी मार्क्स जो है रिसेंटली वो है 588, और मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर अलॉट हुआ है. प्रियंका ये बता कि एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल नीट का. नीट का एक्सपीरियंस जो था वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम था जनरली 1-1.5 साल का 1.5 साल हो गया वैसे तो ये टाइम, क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डिले होता चला गया. तो यहाँ पर ऐसा था कि सुबह से उठ के शाम तक इट वाज जस्ट पढ़ाई करनी है. थोड़ा बहुत टाइम फ्री मिलता था जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपनी हॉबी एंजॉय कर सकते हो. हॉबी का तो अपना तो हॉबी का भी नहीं रहता था, आकाश से जाओ आओ उसी में पूरा दिन गया. मोस्टली यही था कि पढ़ना पढ़ना काम करना है, दैट्स इट. अच्छा ये बता, तूने ये कब सोचा था कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है, तो अब बनना है मतलब एकदम होता है ना लोगों का गोल क्लियर नहीं रहता. तूने अपना एकदम गोल क्लियर कब किया था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है? एक्चुअली ऐसा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने देखा था कि जो डॉक्टर्स होते हैं व्हाइट कोट पहन के पूरे एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना, और मेरे हिसाब से ये था कि ये जो प्रोफेशन है वो सबसे बेस्ट प्रोफेशन है मेरे लिए, जहां पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकते हैं अपने नॉलेज के थ्रू. तो तभी मैंने सोच लिया था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है. ग्रेट. अच्छा तो तुझे ये नीट के बारे में कब पता चला? नीट के बारे में एक्चुअली मेरे को पता चला था 11th में आने के बाद. जब मैं 11th में आ गई थी तब मेरे को पता चला कि हाँ एक नीट होता है जिसमें नेशनल एग्जाम है जो आपको देना है. देन उसके बाद अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आता है तो आपको उसके हिसाब से कॉलेज मिलता है. मुझे कोचिंग जाने के बाद ये पता चला था. ओके, तो तूने 11th से ही कोचिंग स्टार्ट की थी? मैंने कोचिंग फिर 11th से स्टार्ट किया था. अच्छा, 11th पे कौन सी कोचिंग ली थी तूने? 11th और 12th मैंने किया था करियर पॉइंट ग्वालियर से. उसके बाद जो ड्रॉप था वो मैंने आकाश से लिया था ग्वालियर से. चलो तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं. प्रियंका ये बता कि 11th में तू मतलब एकदम रेगुलर स्टूडेंट थी मतलब स्कूल के लिए? नहीं, 11th और 12th में मैंने स्कूल ज्यादा अटेंड नहीं किया था, क्योंकि स्कूल अटेंड करने की वजह से फिर थोड़ा सा स्टडीज में लैक होता था और फिर इतना ज्यादा कवर अप भी नहीं हो पाता था. तो मैंने स्कूल ज्यादा नहीं लिए थे, सिर्फ पेपर्स टेस्ट वगैरह में इतना ही था. 11th में क्या स्केड्यूल क्या रहता था, मतलब टाइम टेबल क्या रहता था स्टडी का? टाइम टेबल मेरा यही था, क्योंकि मैं जनरली एक डे पर्सन हूँ, नाइट पर्सन नहीं हूँ. मैं ज्यादा लेट नाइट स्टडीज फेवर नहीं कर पाती अपने लिए. तो इस वजह से मेरा ये था कि मेरे को सुबह उठना होता था 6-7 बजे. उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई किया 9-10 बजे तक, फिर कोचिंग जाना होता है. देन दोपहर में कोचिंग जाके फिर वापस आया. देन इवनिंग से फिर मैं वापस से स्टडीज कंटिन्यू करती थी नाइट तक 12-1 बजे तक, जितना हो पाए. तो 11th में हम लोग कैसे होते हैं, एकदम चिल्ड आउट होते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है. नीट के बारे में इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है. तो 11th में तेरा भी एकदम कैजुअल एटीट्यूड था या शुरू से कि नहीं भाई मुझे तो अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही वैसा कुछ था? 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी हो गया, दैट्स इट. लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं यार अब जरूरत ज्यादा है. 11th में स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंस फील हुआ 10th से 11th जंप होने पे? बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि 10th तक तो ये रहता था कि हाँ 2-3 घंटे स्टडी किया, बोर्ड्स वगैरह होते थे, वो नॉर्मल है, फाइन है, फिट एंड फाइन आप कर सकते हो आराम से. लेकिन जब 11th में जंप मारा एकदम से सिलेबस एक्सपैंड हो गया. जैसे 9th में जंप मारा था 8 से, तो सिलेबस बिल्कुल एक्सपैंड हुआ था. ऐसे ही 10th से 11th में सिलेबस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था. और फिजिक्स के लिए क्या कहना है, मतलब 11th पे आके फिजिक्स का कुछ झटका वगैरह फील हुआ? फिजिक्स तो बोलते हैं कि नीट वाले बच्चे के लिए ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा टफ होता है, लगता है, बट इतना भी टफ नहीं था. लेकिन हाँ जब किया था तो जब बहुत ज्यादा एडवांस के क्वेश्चन कभी सॉल्व करो तो लगता था कि हाँ यार बहुत ही ज्यादा लो है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता था. लेकिन ये था कि बस मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना, टीचर की थ्योरी रिवाइज करना, उससे बहुत कुछ हेल्प मिलता था. एक बार हम पूरा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं. सबसे पहले तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वैसे तो बायो है, उसमें जूलॉजी मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ. तो बायो से स्टार्ट करते हैं. 11th में बायो के लिए तेरी अप्रोच क्या रही थी? 11th में बायो के लिए मेरा सिर्फ था शुरू से एनसीईआरटी पढ़ना है, और जो टीचर्स के नोट्स होते थे जो भी वहां से हमें मिलते थे वही. उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मॉड्यूल से कुछ लगा एक्स्ट्रा पॉइंट तो बस वही देखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं. बायो रोज पढ़ती थी?
बायो में रोज पढ़ती थी, क्योंकि बायो में ये रहता है कि जूलॉजी बॉटनी और वो 360 मार्क्स का कवर करता है, तो ऑब्वियस है उसको रोज पढ़ना पड़ता है। या 50% कवर करता है पूरे नीट का सिलेबस। और फिर 12th में भी यही रहा। 12th में कुछ तूने चेंज किया था 11th से अलग? 11th और 12th में कोई चेंज नहीं था, बस ये था कि 11th से 12th थोड़ी सी इजी हो गई थी, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा मतलब सिलेबस भी कम था और इजी पड़ता था करने में भी। ज्यादा याद करने का भी कंटेंट नहीं था, याद करने का ज्यादा कंटेंट 11th में था। तो हाँ, ये था कि 11th बस थोड़ा साथ में रिवाइज करने का रहता था कि हाँ रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर बायो की बात करें तो तूने एनसीईआरटी लगाई थी, अपने टीचर्स के नोट्स प्रेफर किए थे और थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स वगैरह प्रेफर किया था। हाँ, मॉड्यूल्स मैंने बहुत ही कम, रेयर जब कोई टीचर बोले कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो वरना तो बस एनसीईआरटी और टीचर्स के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। फिर तूने केमिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच रखी थी? केमिस्ट्री के लिए मेरा मेन अप्रोच होता था सर के जो नोट्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक की अगर स्पेशली बात करें तो एनसीईआरटी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। जो पूरे हमारे लास्ट के ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनऑर्गेनिक तो पूरी एनसीईआरटी रखनी ही होती है, ऑब्वियस है, पूरा एक एक लाइन पढ़ना होता है। और बाकी फिजिकल के लिए फॉर्मूले और सर की थ्योरी मोर देन सफिशिएंट था। मतलब तूने ज्यादा एकदम नीट के फाउंडेशन में ही पढ़ा था, ज्यादा इधर उधर नहीं गई थी तू? और मिले एम्स दिल्ली वगैरह, बट ये था कि हाँ पहले नीट के सिलेबस को पूरा कवर अप करना है, वहां पर आपको फिक्स करना है कि आप एक अच्छे जोन में चले जाओ, अच्छे कॉलेज के जोन में, देन उसके बाद आप एम्स के लिए एक्स्ट्रा एडवांस या मेंस का क्वेश्चन लगा सकते हैं। राइट राइट, पहले सिलेक्शन को अश्योर करो, उसके बाद रैंकिंग की तरफ बढ़ना है। ठीक है। और फिजिक्स के लिए क्या किया था तूने? फिजिक्स के लिए वही था मेरा कि जो सर के थ्योरी होती है पूरी, जितनी भी सर कॉपी में लिखवाते हैं वो सारी थ्योरी, सारे फॉर्मूलाज, और उसके बाद क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टाइम लगाकर। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी है, तूने की थी? फिजिक्स की एनसीईआरटी में ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कुछ हल्की फुल्की चीजें जो होती हैं वो देखी थी, जैसे कि ऑप्टिक्स वगैरह में कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स वगैरह आते हैं मिराज के, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर कभी सर जो टिक करवाते थे कि ये फिजिक्स की एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने ऐसे प्रेफर तो नहीं किया एनसीईआरटी को फिजिक्स की कभी भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाती है कभी कभी। भाई आप बुक कुछ भी लगाओ, बस ये मेन होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, राइट? और अब तूने मतलब कुछ एक्स्ट्रा बुक इन तीनों सब्जेक्ट में बुक्स क्या क्या रेफर की थी उसकी बात करते हैं। बायो में क्या किया था तूने? बायो के लिए मैंने स्टार्टिंग में 11th में डॉक्टर अली लगाना शुरू की थी, क्योंकि वो पूरा उसका पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस का इतना ज्यादा वो था, मतलब कंटेंट इतना ज्यादा था क्वेश्चंस का कि मतलब वो हो नहीं पाते थे पूरे, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चंस बार बार रिवाइज करने होते थे, बायो की थ्योरी रिवाइज करनी होती थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, कोई एक्स्ट्रा बुक मैंने प्रेफर नहीं की। केमिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा जो MS चौहान वगैरह बुक्स हैं वो थोड़ी थोड़ी लगाई थी, जो लग रहे थे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं क्वेश्चन, बाकी ज्यादा प्रेफर नहीं किया। सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा यही था कि मेरा जो थ्योरी है वो कंप्लीट होना चाहिए, सारा लर्न होना चाहिए, एनसीईआरटी जितनी ज्यादा हो सके केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की, और बाकी फिजिकल के लिए तो थ्योरी पूरी कॉपी से ही की थी बस। तो फिजिकल के तो क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करती थी? क्वेश्चंस के लिए मॉड्यूल बेस्ट होता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते थे उसमें, और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो भी उसमें रहता था। बाकी यार देख, फिजिकल की तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इतनी प्रैक्टिस लगती ही नहीं है फिजिकल में। हाँ, और फिजिक्स की बात करते हैं, जो सबका हॉरिबल सब्जेक्ट लगता है नीट वालों को उसके लिए कुछ बुक ली थी तूने? फिजिक्स के लिए मैंने सीरियसली कोई बुक नहीं लगाई, बस मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस करती थी, और उसके अलावा अगर लग रहा है कि अभी प्रैक्टिस कम है तो सर से मैं पेपर्स ले लेती थी प्रीवियस ईयर के, या फिर जो पहले कोचिंग में पेपर आ चुके हैं, या सर के पास जो रहते थे पेपर स्लिप्स वगैरह में, उन्हीं की प्रैक्टिस करके बस उतना ही काफी हो जाता था। हाँ, सो अब बात करते हैं पेपर्स लगाना तो यार बहुत जरूरी होता है नीट के लिए। हाँ, तो फिर तू कितना फ्रिक्वेंटली पेपर देती थी? 11th की बात करते हैं अभी, सिर्फ 11th में तेरा पेपर मतलब कैसा होता था, कितने दिन में देती थी तू? 11th में ऐसा था, 11th-12th में जनरली जो मैंने देखा था कि वहां पर मैं सिर्फ कोचिंग के टेस्ट देती थी। स्टार्टिंग में तो कोचिंग के सिर्फ टेस्ट दिए थे, और मैंने एक्स्ट्रा सीरीज लगा रखी थी
बाकी दूसरे कोचिंग की जो भी आप प्रेफर करें, एलएन, आकाश, जो भी, क्योंकि उसमें 11th-12th में मैं सीपी में थी, इस वजह से मैंने एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जहां पर क्या रहता था कि एक संडे हमारा सीपी पे टेस्ट रहता था, फिर दूसरे संडे हमारा एलएन का। तो इस तरीके से हर हफ्ते एक टेस्ट तो होता ही था। उसके अलावा फिर लास्ट में जाके हमने एक्स्ट्रा टेस्ट और दिए थे, सर से पेपर वगैरह लेके, खुद से घर पे सॉल्व करके 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करके, देन आधे घंटे के लिए ओएमआर भरने का टाइम। मतलब तू 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेती थी? शुरू में एलएन में कई बार ऐसा भी हुआ था, जब स्टार्टिंग में एलएन का पेपर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 11th में बच्चा ऑब्वियस इतना ज्यादा नहीं जानता है कैसा पैटर्न है। तो स्टार्टिंग में कई बार ऐसा भी हुआ था कि एलएन में मेरे क्वेश्चंस इवन छूट गए थे, 8-8, 10-10 क्वेश्चन, बट धीरे धीरे करके वो पेस बनता चला गया। तो उसके बाद फिर 2.5 घंटा में होने लगा था पेपर। ग्रेट। सो मतलब शुरू में तो ऐसा होता था कि वो बहुत बड़ा लगता था सिलेबस, लेकिन पेपर की प्रैक्टिस करते करते तेरा 2.5 घंटे में लास्ट में होने लग गया था। सो प्रियंका, तूने कहा कि मतलब पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली पेपर दोगे तो आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज होगी। सो मतलब पेपर देने चाहिए, राइट? और तूने क्या कहा था कि मतलब तू हर वीक एक पेपर देती थी एंड लास्ट में वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो गया था जब तेरा पूरा 11th का सिलेबस हो गया था। कमिंग ऑन 12th, तो 12th में शुरू में यही था कि हर वीक एक एक टेस्ट देती थी? 12th में हाँ यही था कि हर वीक एक एक टेस्ट देना है। उसके बाद लास्ट में ऐसा हो गया था कि 2 डेज में, 3 डेज में वही वापस से टेस्ट। 12th की बात करते हैं तो 12th इज मतलब बोर्ड्स के नाम से बहुत जाना जाता है। सो बच्चों को यही होता है कि बोर्ड्स पे फोकस करे 12th में या फिर नीट की प्रिपरेशन पे ध्यान दे। सो तूने उस टाइम पे क्या सोचा था और कैसे क्या किया था, प्लीज बता। मेरे लिए मेन फोकस तो यही था कि अभी पहला फोकस तो ऑब्वियस है, नीट था मेरे लिए, कि नीट करना है सबसे पहले। लेकिन ये था कि जब बोर्ड्स आ गए थे तो उससे 1 महीना पहले मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। 1 महीने में तेरा बोर्ड्स हो गया था? हाँ, 1 महीने में मेरे बोर्ड्स का पूरा प्रिपरेशन खत्म हो गया था। यार मैं तो इन लोगों को क्या बोलती हूँ कि आप शुरू से नीट के लिए पढ़ोगे तो आपका तो बोर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम ही है। बिल्कुल, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि यही पड़ता है कि आप नीट के लिए पढ़ लेते हो तो बोर्ड्स बल्कि इजी हो जाता है, बस थोड़ा रिटन प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, बस फिजिक्स में वही थोड़ी बहुत एनसीईआरटी के डेरिवेशंस देख लो, बाकी तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए होती है। ओके, सो अगर अब तेरे बोर्ड्स जब हो गए थे तो अप्रैल का 1 महीना था तेरे पास। सो उसमें तू पेपर्स वगैरह हर रोज देती थी या ऑल्टरनेट डेज में देती थी? अप्रैल में मैंने रोज पेपर तो नहीं दिए थे। जब बोर्ड्स खत्म हुए उसके बाद जो अप्रैल से थोड़ा बहुत मेरे को टाइम मिला था, अप्रैल मई का थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो भी कुछ दिन रहते हैं वो तो ऑब्वियस ऐसे ही बीतते थे डर की वजह से। लेकिन अप्रैल में मैंने मेनली ये किया था कि सारा जो थोड़ा बहुत पुराना जो मैं भूलती ज्यादा हूँ, जो रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है, उसको बार बार रिवाइज किया था। और जो पेपर्स में मुझे क्वेश्चंस अटके थे वो बस एक बार देखे थे, और कुछ पेपर लगाए भी थे, 4-5 दिन में एक बार या हफ्ते में। ओके, मतलब तूने क्या किया था, तूने रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया था रादर पेपर सॉल्विंग। ओके, सो फिर हमारा नीट आया, तो नीट में फिर तूने 12th के साथ में कितना स्कोर किया था? नीट में विद 12th मेरा था 478। तो फिर उसके बाद क्या था, मतलब तुझे ऐसा क्या लगा कि तेरे अंदर क्या कमी रह गई कि तेरा उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हो पाया? मेरे लिए जो सबसे बड़ा रिग्रेट था वो यही था कि मेहनत तो बहुत थी, लेकिन ये था कि हाँ थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस मैंने बायो की कम किया था, और फिजिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस भी मेरी कम थी। केमिस्ट्री में ओके था सब कुछ, लेकिन ये था कि थोड़ा प्रैक्टिस का मुझे लगा था, और थोड़ा बायो का जो लर्निंग पोर्शन है वो और ज्यादा होना चाहिए था एनसीईआरटी का। भाई ये जब डर वगैरह लगे तब क्या करना चाहिए ये बता तू, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है ना, बच्चे यही होते हैं मोस्टली बच्चे ना, ये एंजाइटी की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारे जो एस्पायरेंट्स है ना वो ये बोलते हैं कि यार हमारा तो ना मार्क्स लो हो जाते तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो यार तो उनको क्या कहना चाहेगी, क्या करे वो? देखो, ऐसा है कि मार्क्स लो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि मेन बात ये होती है कि फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है लाइफ में, और जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है अभी, जब हम एक मेडिको हैं तो हमारे पास इतना मतलब सेल्फ मोटिवेशन और एक कंट्रोल दिमाग पे होना चाहिए कि नहीं, अगर ठीक है एक बार हो गया तो हम देखेंगे हमारी क्या मिस्टेक है और हम दूसरी बार और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। नाउ कमिंग ऑन योर ड्रॉप ईयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड जिसका रिजल्ट तेरे फेवर में आया। सो ड्रॉप में तूने आकाश ज्वाइन किया था, राइट?
हाँ, तो अब आकाश की जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो आकाश तूने कब ज्वाइन किया था? डू यू रिमेम्बर द मंथ? आकाश मैंने जून में ज्वाइन कर लिया था। वहां पर जब बैच शुरू हुआ तो मैं RM5 के बैच में आ गई थी। फिर अब ड्रॉप ईयर में क्या होता है, हमें 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना होता है, 1 साल भी नहीं होता पूरा। तो अब वो चीज कहीं तेरे अंदर थी कि यार अब मेरे को 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना है, तो मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, या मतलब उसके लिए तूने क्या मैनेज किया, क्या किया तूने इसके लिए? मेरे लिए ड्रॉप में सबसे बड़ा मेरे लिए जो बेनिफिट था वो मेरे लिए ये बना था कि जो मैंने 11th-12th पढ़ा था पहले उसका मेरे को याद था, क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे से फोकस के साथ पढ़ा था। तो ये रहता था कि 12th का अगर 11th चल रहा होता तो मैं थोड़ा सा 12th का पढ़ लेती थी। ये तो रहता था कि हाँ 2 साल का सिलेबस है, बट थोड़ा सा बेनिफिट मिला था कि पुरानी चीजें हमें याद हो गई थी बहुत ज्यादा तरीके से। अब आकाश में तेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने लग गए थे? आकाश में मेरे जो टेस्ट में मार्क्स आते थे वो ऐसे रहते थे, करीबन 600+ तो हमेशा रही थे। लास्ट में आके थोड़ा सा दिक्कत आया था जब पेंडेमिक चला, तब मेरे मार्क्स थोड़े से लो हुए थे, 580 के समथिंग। शुरू का बात करते हैं, पेंडेमिक तो स्पेशल केस है, उसकी तो पक्का बात करेंगे। वो स्टार्टिंग में तो मेरे थे कि 650 समथिंग रहते थे, 630, 40, 50 के लाइन में। अब क्या होता है कि हम जैसे जैसे आगे का पढ़ते जाते हैं ना, तो अब हमारे पास आगे नया पढ़ने के लिए भी है और पीछे का रिवीजन भी है। उस चीज को तू कैसे बैलेंस करती थी? क्योंकि अपना क्या होता था, आकाश में आधे से ज्यादा दिन तो उधर ही चला जाता था। एंड तूने क्या बोला कि तू भी मतलब डे वर्कर है, राइट? तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मैं भी डे वर्कर हूँ। उसके लिए फिर तूने क्या किया? मेरे लिए मेन यही रहता था कि कोचिंग हुआ और जितने क्वेश्चंस थे वो खत्म करती थी। उसके बाद जो कोचिंग जाने से पहले सुबह का थोड़ा स्लॉट होता था 2-2.5 घंटे का, उसमें मैं पुराना रिवाइज करती थी। ओके, ग्रेट। अब आ गया हमारा कोविड, जिसने सब करे कराए पे पानी फेर दिया। कोविड में यार क्या क्या किया, मतलब घर पे रह के तो हम लोगों ने कोचिंग इसलिए ज्वाइन करी थी कि घर पे रह के वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एंड अल्टीमेटली फिर हम आए भी घर पे ही आए फिर। तो उसकी वजह से तेरी परफॉर्मेंस में क्या फर्क आया? मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये आ गया था कोविड में कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम हो गया था, क्योंकि वैसे भी नंबर भी डिक्रीज होते जा रहे थे। क्योंकि जो सिनेरियो कोचिंग में जाके पढ़ने में रहता है उतना घर में ऑब्वियस है नहीं मिलता था। पर फिर टीचर्स से कंसल्ट करके और फिर मैंने ग्रुप डिस्कशन शुरू किए थे फोन पे, जहां पर हम चैप्टर डिस्कस करते थे, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला। ओके, अब ये बता, सिंस तूने ग्रुप डिस्कशन की बात की है, तो कुछ लोगों को ये रहता है कि हम लोग ग्रुप स्टडी करें या फिर सिंगल सीटर रहे, मतलब अकेले पढ़े या फिर ग्रुप्स में पढ़े। क्योंकि ग्रुप्स में क्या होता है, अगर हमारे ज्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं तो टाइम पास भी बहुत होने लग जाता है, राइट? उसके लिए तू क्या कहना चाहेगी? तेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा? मेरे लिए ये रहता था कि लाइक टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है। ज्यादातर तो मैं खुद लाइक स्टडी करती थी इंडिविजुअली, लेकिन कुछ टाइम जैसे दिन में 1 या 1.5 घंटे का टाइम लेती थी मैं, 1.5-2 घंटे का, जहां पर ग्रुप डिस्कशन चलता था। और वहां पर हम ये इस तरीके से मेंटेन रखते थे कि बस क्वेश्चन और आंसर बैक टू बैक होते रहे, उसके अलावा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, यार अब हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड के टाइम पे हम लोग सब घर पे थे, एंड हम लोगों की शुरू में तो क्लासेस भी नहीं चल रही थी, राइट? उस टाइम पे हम सेल्फ स्टडी वाले बंदे ही बन गए थे। तो उस टाइम पे तेरा टाइम टेबल क्या था? उस टाइम पर भी टाइम टेबल मेरा वही था कि लाइक सुबह उठना है, क्योंकि मैं डे पर्सन हूँ, तो सुबह उठ के 7-8 बजे जो भी है आपका, फिर पढ़ने का स्लॉट रहता था। देन वही कि थोड़ा बहुत आप रिफ्रेशमेंट लो जो भी है, उसके बाद वापस से वही था कि दोपहर में लाइक 2-3 बजे तक पढ़ना है। फिर 1-8 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा दिन में 2 बार रेस्ट करना जरूरी होता है, स्लीप लेना। तो बस 1-8 घंटे के लिए रेस्ट लेके उसके बाद शाम से वापस से काम पर। ओके, यार अब ये बता कि अब तेरे ड्रीम्स आगे कॉलेज में क्या क्या है? कॉलेज में ड्रीम्स तो यही है कि वहां पर आप जाके लाइक कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप पढ़ाई के साथ मस्ती मैनेज कर सकते हो। वहां पर आपको मस्ती के लिए भी टाइम मिलता है, क्योंकि अभी जितना भी किया 3-3.5 साल हो गया था ड्रॉप के साथ मिलाते मिलाते, तो बहुत ज्यादा लाइक फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था दिमाग में, कुछ कर नहीं पाते थे। तो अभी ये कि हाँ अपने आप को मैनेज करके चलना है कि आप स्टडीज पे भी फोकस करो और थोड़ा बहुत मस्ती लाइक कर सको। ट्रेन भी करना है खुद को, राइट? ओके, अब एक टिप जो तू हमारे सारे नीट एस्पायरेंट को देगी तेरी तरफ से, वो क्या है?
मेरी तरफ से तो टिप सिर्फ यही है कि आप अपने आप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए थी वो था अपना टाइम टेबल मैनेज करके चलना, अपने आप पे कंट्रोल रखना कि कहाँ पर कितना टाइम किस में इन्वेस्ट करना है वाइसली। टाइम ऐसा है कि एक बार वो चला गया देन वापस नहीं आएगा, तो उसको आप पूरी तरीके से मैनेज करना है। हाँ, तो वही टाइम मैनेज करके कहाँ पर आपको कितना रखना है वो बेस्ट अगर आप करोगे तो सिलेक्शन आपके हाथ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। लोग करते भी यही है कि एक टॉपिक अच्छा लग रहा है तो उसी में ही लगे रहेंगे, ये नहीं है कि बाकी के वीक से उन पे ध्यान दें। सो अब हमें प्रियंका का एक सीक्रेट जानना है, मतलब एंटायर नीट जर्नी में ऐसा कौन सा फेज था जो तेरा सबसे वर्सन था, सबसे वर्स्ट जो फेज था तेरा पूरी नीट जर्नी में, वो कौन सा था और तू उससे कैसे बाहर आई? मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो मैं कहूँगी वो था जब 12th के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था। विद 12th मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो सबसे वर्स्ट था मेरे लिए। तब ऐसा लगा था कि लाइक सब खत्म है। एक सेकेंड को तो यही था जब रिजल्ट देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता अब लाइक सपनों में पानी फिर गया। बट उसके बाद थोड़ा घर का, फैमिली का, टीचर्स का मोटिवेशन था कि नहीं आपको करना है, आप कर सकते हो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेकेंड चांस, तो वो सेकेंड चांस एक बार लेके देखो। बस फिर वहां से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं पढ़ाई में लगती गई तो अपने आप लाइक उन चीज़ों से बाहर आ गई थी। मतलब ड्रॉपर्स के लिए यही सबसे चैलेंजिंग होता है कि अपने आप को वापस से बकअप करना। और एक और चीज मैं तुझसे पूछूंगी कि जब तू 12th के साथ नीट देने गई थी एंड जब तूने ड्रॉप के बाद नीट दिया, कुछ डिफरेंस फील हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जब 12th के बाद, 12th के साथ जब मैंने नीट दिया था तब लगा नहीं था, मेरे को सिर्फ इतना था क्योंकि मार्क्स ऐसे रहते थे जो कि मेरे क्वालिफाइंग रेंज में भी नहीं थे। तब मेरे को ऐसा था कि बस सिलेक्ट, तब इतना था कि बस सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी मिले, कॉलेज मिले, बस कोई भी मिले बट सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था क्योंकि नंबर इतने कभी आए नहीं थे। लेकिन जब 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया, फिर जब नीट दिया तो सिचुएशन ये थी कि नहीं इस बार सिलेक्शन तो लेना है बट किसी अच्छे कॉलेज के साथ लेना। प्रियंका ये बता कि तू अब अपना कोई ऐसे फ्रेंड का नेम बता जो नीट की तैयारी कर रहे थे एंड जिसको इस बार कॉलेज मिल गया एंड मतलब तू चाहती है कि वो भी आके अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करे। सो ऐसे कोई फ्रेंड का नेम बता। मेरे लिए अभी बेस्ट नाम जो है वो हमारे क्लास का टॉपर है जतिन, क्योंकि उसका ये था कि उसका मैंने देखा था कि मेरे से ज़्यादा मैनेज रहता था और उसके नंबर भी बहुत ज़्यादा बेटर थे, तो लाइक वो और ज़्यादा अच्छा टिप दे सकता है, सबको बता सकता है लाइक कैसे अपने आप को मैनेज करके रखना है। ओके, सो हम जतिन से ट्राई करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रियंका हमारे पास आने के लिए, हमारे एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।